मेरा नाम सुमन है। हम 3 भाई बहन थे। बचपन में जब हम लोग किसी चीज़ के लिए लड़ते झगड़ते तो दादी हमें बहुत डांटती, कहती तुम लोगों के पास तो दुनिया की सारी चीज़ मौजूद है, फिर भी तुम थोड़ी थोड़ी चीज़ के लिए ऐसे लड़ते हो जैसे तुम्हें कोई चीज़ मिलती ही ना हो। तुम क्या जानो पैसे कैसे कमाया जाता है। एक बार दादी हमें अपने पास बैठाकर बताने लगी कि हम शुरू से इतने अमीर नहीं थे। एक वक्त ऐसा भी था जब 2 वक्त का खाना भी नहीं मिलता था। बहुत बुरे हालात थे। तुम्हारे पापा ने बहुत बुरे दिन देखे हैं और वह बुरे हालातों में तुम्हारे पापा का उनके किसी बहन भाई ने या किसी रिश्तेदार ने साथ नहीं दिया था। हमारी कुछ ज़मीन भी थी, लेकिन उन्होंने ज़मीन पर कुछ लोगों ने ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया था। वह दिन बहुत ही बुरे दिन थे। ज़मीनों के लिए तुम्हारे पापा ने रिपोर्ट भी करवाई, लेकिन किसी ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की, क्योंकि सब लोग आपस में मिले हुए थे। तुम्हारे पापा बार बार थाने के चक्कर लगा रहे थे। एक बार तुम्हारे पापा थोड़े सख्त हुए तो पुलिस वालों ने कहा रिपोर्ट दर्ज नहीं हो सकती। तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है। अपने बच्चों का मुंह देखकर तुम्हारे पापा खामोश हो गए, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी थी। उन्होंने गांव के कुछ लोगों को इकट्ठा करके पंचायत बिठाई और अपने जायज सबूत दिखाए। शायद उन लोगों ने भी वह फर्जी सबूत बनवाए थे। उन्होंने वह सबूत पंचायत के सामने रखे। जमीन के कागजात दोनों पीढ़ियों के पास थे। जब पंचायत क्या करती, फिर पंचायत ने कहा कि दोनों पीढ़ियों को आपस में मिल बैठकर कोई मशवरा करना चाहिए। हो सकता है कोई बीच का रास्ता निकल आए। 10 दिन के बाद पंचायत फिर से बैठेंगी, तभी फैसला होगा। वो दिन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा तकलीफ वाले दिन थे। घर में एक वक्त की रोटी मिलना भी मुश्किल होता था। बस भगवान से दुआ करते थे कि काश हमारी ज़मीन है हमें वापस मिल जाए और यह मुसीबत ख़त्म हो जाए। सारी बातें कहते कहते दादी की आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने दादी को चुप कराकर बोला, दादी आगे बताओ ना, फिर क्या हुआ? क्या हमारी ज़मीन है हमें वापस मिल गई? पंचायत का क्या फैसला रहा? दादी बोली, जब भगवान चाहे तो सब अच्छा ही होता है, लेकिन अगर हमारी किस्मत ही खराब हो सब कुछ बुरा ही होता है। बनते काम भी बिगड़ जाते हैं। लेकिन शायद भगवान की हम पर कृपा हुई, क्योंकि तुम्हारे पापा को उनके पुराने दोस्त मिल गए जो कि एक वकील थे। जब तुम्हारे पापा ने सारी बातें उन्हें बताई तो उन्होंने कहा कि तुम फिक्र मत करो, मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा। जब पंचायत बैठी तो पापा के वकील दोस्त सारे पेपर लेकर आ गए। उनके दलीलों से सारी पंचायत का मुंह बंद हो गया। हमारी ज़मीन पर कब्जा करने वाले लोग अब लड़ाई झगड़ा पर उतारू हो गए। कहने लगे ये नकली पेपर बनवा कर लाया है, आप लोग ये असली पेपर नहीं ले हैं। वकील साहब ने कहा आपके पास क्या सबूत है कि असली पेपर नहीं है? वकील साहब ने उन्हें अपनी बातों में ऐसा उलझाया कि उन्होंने अपने मुंह से खुद ही स्वीकार कर लिया कि असली पेपर तो हमने चुरा लिए थे। फिर आप असली पेपर कैसे ला सकते हैं? और लोगों के मुंह से यह बात सुनते ही पंचायत ने कहा कि बस अब फैसला हो गया है, ये ज़मीन महज जी की है। उसके बाद ज़मीनों पर कब्जा करने वाले लोगों को पुलिस के हवाले कर दिया गया। पंचायत का फैसले के बाद तुम्हारे पापा ने सारी ज़मीन बेच दी और यहाँ आकर रहने लगे। हमारा घर बनवाया और अपना कारोबार शुरू किया, और फिर भगवान की कृपा से आज हम अच्छे से ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। इसलिए मैं तुम लोगों से कहती हूँ कि जो चीज़ आसानी से मिल जाए उसकी कदर करो। यह मत सोचो कि यह चीज़ हमें इतनी आसानी से मिल गई है तो इसकी कोई अहमियत नहीं है। जब से दादी ने यह बात बताई थी तब से भाई थोड़े चुप चुप रहने लगे थे। पहले तो बेतहाशा पैसे खर्च करते थे, पढ़ाई पर भी ध्यान नहीं देते थे, अपने यार दोस्तों पर भी खूब पैसा लुटाते थे, ज़्यादातर अपने कमरे में बंद रहने लगे थे और पढ़ाई करते रहते। मुझे टेंशन होने लगी। एक बार मैं भाई के कमरे में गई और पूछा, भाई क्या बात है? और बोले, हाँ मैं बदल गया हूँ। जब से मुझे दादी ने यह बात बताई कि किस तरह पापा ने संघर्ष करके यह पैसा किया है, कितनी मुसीबतें उठाई है, पहले मुझे इस बात की कोई कदर नहीं थी। मैं बस अपनी मस्ती में ही मस्त था। कभी ध्यान नहीं दिया कि पापा ने यह सब कुछ कैसे हासिल किया है और इस हासिल करने के लिए कितनी मेहनत की है, कितनी तकलीफ उठाई है। लेकिन मुझे समझ आ गया है, इसलिए मैंने सोच लिया है कि मैं अपने पापा का सहारा बनूंगा। भाई की बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। मेरे साथ साथ बाहर दरवाजे पर खड़ी मेरी बड़ी बहन को भी भाई की बातों से बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। वह अंदर आई और भाई के सर पर हाथ रखते हुए कहने लगी, मुझे बहुत खुशी है कि तुमने वक्त रहते ही हालातों को समझा और खुद को बदलने का फैसला किया। घर में मेरी बड़ी बहन सीमा के रिश्ते की बात चल रही थी। पापा के दोस्त थे, उनका बेटा समीर दीदी से प्यार करने लगा था। काफ़ी दिनों से हमारे घर आना जाना भी था और आज उस रिश्ते को डन कर दिया था। घर में सब लोग बहुत खुश है। शादी की तैयारियां हो रही थी। घर में मेहमानों से भरा पड़ा था।
मुझे तो बहुत शोर शराबा वैसे भी बहुत पसंद है, इसलिए मैं खूब मस्तियाँ कर रही थी और दीदी को एक साइड बैठा दिया गया। तभी समीर दीदी से मिलने आए। वो हमारे घर में पहुँचे। वो लोग थोड़े खुले विचारों के लोग थे, इसलिए इस बात को ज़्यादा अहमियत नहीं देते थे कि शादी से ठीक पहले इस तरह अपनी होने वाली दुल्हन से मिलना ठीक नहीं। लेकिन हमारे घर में ऐसा नहीं था, और ख़ासकर दादी तो पुराने ख्यालों की थी। समीर के मुंह से दीदी से मिलने की बात सुनकर दादी का तो मुँह ही बन गया था। लेकिन मेरी मम्मी बोली कि समीर बेटा, मैं मानती हूँ कि वक्त तो बदल गया है, लोग खुले विचारों के हो गए हैं, लेकिन हम लोग अभी इतने मॉडर्न नहीं हुए हैं कि शादी से कुछ दिन पहले ही दुल्हन से दूल्हा मिलने चला आए। मम्मी की बात सुनकर समीर बोले, मैं मानता हूँ आंटी कि मुझे नहीं आना चाहिए, लेकिन क्या करूँ, दिल के हाथों मजबूर था। बस एक नज़र अपनी होने वाली दुल्हन को देखना चाहता हूँ। मैं भी वहाँ पर मौजूद थी। समीर की बात सुनकर मैंने कहा, क्या मम्मी जी, आपने अभी से अपने दामाद की क्लास लेना शुरू कर दी? देखिए मम्मी जी, ऐसा ना हो कि आपका बदला ये दीदी से ना ले ले। मेरी बात सुनकर समीर बोले, कैसी बातें करती हो साली साहिबा, हमारी ऐसी मजाल कहाँ कि आपकी दीदी से बदला ले ले। हम तो उसे ऊंची आवाज़ से बात भी नहीं कर सकते, बदला लेना तो दूर की बात है। हम दोनों को सुनकर मम्मी जी मुस्कुराने लगी। फिर मम्मी ने भी इजाज़त दे दी। मैंने कहा, चलिए जीजू, मैं आपको दीदी से मिलवाती हूँ। मैं मन ही मन सोच रही थी कि सीमा दीदी बहुत खुशकिस्मत है जो उन्हें समीर के रूप में इतना प्यार करने वाला पति मिला है। उनकी खुशियों की दिल ही दिल में दुआएं करने लगी, भगवान उनकी खुशियों की उम्र लंबी करे। अपने ससुराल चली गई। दीदी के जाने से घर पूरा वीरान हो गया था। दीदी बहुत ही मोहब्बत वाली थी, हर किसी का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखती थी, हर किसी पर अपनी मोहब्बत लुटाती थी। दीदी की बहुत याद आई थी। दीदी की शादी के बाद यहाँ मम्मी जी खुश थी, वहाँ उदास भी थी, हमेशा दीदी को याद करती रहती। मम्मी उदास बैठी थी, मैं मम्मी के पास जाकर बैठ गई और उनके गले से लगते हुए बोली, मम्मी, यह भी कोई ज़िंदगी है, लड़कियों की पैदा कहीं होती है और फिर ब्याह कर किसी दूसरे घर चली जाती है। आसान नहीं होता उस घर को छोड़ना जहाँ उनका बचपन गुजरा होता है। मुझे हमारा बचपन याद आने लगा कि कैसे हम तीनों बहन भाई आपस में खेलते थे, लड़ाई झगड़ा करते थे और जल्दी ही मान भी जाते थे। अच्छे दिन कितने जल्दी निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता। फिर मैंने मम्मी से कहा, मम्मी, याद करती होगी क्या हमारी दीदी, हमारे बिना उदास होगी? मम्मी ने प्यार करते हुए कहा, हाँ बेटा, बेटियों के लिए यही दस्तूर है, उन्हें एक न एक दिन अपने पति के घर जाना ही होता है। बस भगवान उनकी किस्मत अच्छी करे और उन्हें प्यार करने वाला पति मिले। दीदी की शादी को 5 महीने हो चुके थे। वह अपने पति के साथ घूमने विदेश गई हुई थी। दीदी जब वहाँ से आई तो मैं और मेरा भाई निखिल उनसे मिलने गए। दीदी ने बताया कि समीर बहुत अच्छे हैं और उनका बहुत ख्याल रखते हैं। बहुत देर तक दीदी मेरे पास बैठी बातें करती रही। वक्त पता ही नहीं चला और शाम हो गई। जब एहसास हुआ तो फिर हम घर वापस आए। कुछ दिनों से दादी बीमार रहने लगी थी, शायद उम्र का तकाजा था। काफ़ी बूढ़ी हो गई थी। दादी बहुत अच्छी थी, मुझे दादी से बहुत प्यार था। जब से वह बीमार हुई थी मैं ज़्यादातर उनके पास रहने की कोशिश करती थी। पापा और भाई निखिल भी ज़्यादा से ज़्यादा दादी के पास रहते और उनकी सेवा करते। हम सबको दादी से बहुत प्यार था, लेकिन हमारी ज़िंदगी में दादी का साथ इतना ही लिखा था। एक रात दादी की तबीयत खराब हो गई। सब लोगों ने हॉस्पिटल लेकर गए, लेकिन तब तक तो भगवान को प्यारी हो चुकी थी। दादी हम सबको रोता बिलखता छोड़कर इस दुनिया से जा चुकी थी। पापा का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। आखिर माँ को खोने का दुख बच्चा ही समझ सकता है। दादी की खबर सुनकर दीदी भी भागी हुई आई थी। समीर जीजू ने उन्हें वहीं रुकने को कह दिया था कि जब तक तुम्हारा मन करे तब तक रुक सकती हो। दीदी के आने से घर में थोड़ी रौनक आ गई थी। मुझे अभी बहुत अच्छा लग रहा था। हम रात रात भर जागकर दादी की बातें करते। दादी कितनी अच्छी थी, ऐसा लगता जैसे अभी दादी हमारे बीच मौजूद है। अभी कल ही की तो बात थी कि दादी हमें अपने पास बैठाकर दुनिया जहाँ की बातें सुनाती रहती थी। समय धीरे धीरे गुजर गया और दादी को हमारे बीच से गए पूरे 4 साल गुजर गए। इस बीच में मौसी भी बन गई। दीदी ने एक प्यारे से गोल मटोल से बेटे को जन्म दिया। सोनू हम सबकी जान था। मैं तो मौसी बनकर फूली नहीं समा रही थी। नाना बनने की खुशी पापा से भी संभल रही थी। वो भी बहुत खुश थे। पापा का जब भी मन होता वो समीर जीजू को फ़ोन कर देते कि भाई, मेरे नवासे को मेरे पास छोड़ो, जो मुझे उसकी बहुत याद आ रही है।
और समीर जीजू भी फौरन मान जाते और दीदी और सोनू को हमारे घर छोड़ जाते। हमारा पूरा परिवार समीर जीजू की तारीफ करते नहीं थकता था कि भला दुनिया में ऐसा कौन सा दामाद होगा जो अपनी बीवी को इतने जल्दी जल्दी मायके में छोड़ दे। दीदी को अपने ससुराल की तरफ से कोई टेंशन नहीं था, क्योंकि उनकी सास तो थी ही नहीं, ससुर थे और उनकी एक ननद थी जिसकी अभी तक शादी नहीं हुई थी, लेकिन उसकी इंगेजमेंट हो चुकी थी, जल्दी शादी होने वाली थी। वह भी कभी कभी दीदी के साथ हमारे घर आया करती थी। बहुत ही मिलनसार, बहुत ही अच्छी लड़की थी। दीदी के ससुर पापा के दोस्त तो थे और वह भी हमारे घर जब भी आते तो एक हफ्ता तक हमारे घर रुक कर जाते थे। हमारे दोनों परिवार में खुशियां ही खुशियां थी, लेकिन एक दिन हम पर कयामत टूट पड़ी जब दीदी का फोन आया कि सुहानी अब इस दुनिया में नहीं रही। हम सब लोग हक्का बक्का रह गए थे। फिर अचानक ये सब कैसे हुआ? उनकी तो शादी होने वाली थी, शादी की डेट भी फिक्स हो गई थी। समीर जीजू तो एकदम टूट गए थे। उनकी एकलौती बहन ने उनके हाथों में ही दम तोड़ा था। दीदी बहुत ज़्यादा रो रही थी। उन्हें अपने ससुराल में एक छोटी बहन जो मिल गई थी, जो उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, और इस तरह उसका अचानक चले जाना दीदी पर कयामत गुजर गई थी। दीदी ने बताया कि सुहानी ने सुसाइड किया था। मैंने पूछा कि क्यों? उसकी तो शादी होने वाली थी और वह भी उसके पसंद के लड़के से। फिर ऐसा क्या हुआ कि सुहानी को सुसाइड करना पड़ा? दीदी ने बताया कि बाकी सारी बातें तो पता नहीं, लेकिन शादी से 2 दिन पहले सुहानी का होने वाला पति घर आकर शादी के लिए मना कर गया था और शायद फिर सुहानी यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी, इसलिए उसने सुसाइड कर लिया। सही नहीं समझा और चुप हो गई। धीरे धीरे सब कुछ और रूटीन पर आने लगा था। जाने वाले चले जाते हैं, लेकिन उनके पीछे अपनी ज़िंदगी को ख़त्म नहीं किया जाता। सब कुछ धीरे धीरे नॉर्मल हो गया था। सब लोग अपनी रूटीन पर लौट आए थे, लेकिन बहन के खोने का दुख समीर जीजू के चेहरे पर साफ दिखाई देता था। मेरी शादी की जल्दी होने लगी। कहने लगे कि दोनों बच्चों की शादी से फ्री होते हैं और फिर हम भी तीर्थ यात्रा पर जाएंगे। मम्मी ने कहा इतनी जल्दी क्या है, पहले कोई अच्छा लड़का तो नज़र में हो। पापा बोले मेरी नज़र में एक अच्छा लड़का है, मेरे साथ ही काम करता है, बहुत मेहनती है, आगे पीछे कोई नहीं लड़के का, और बहुत ही मेहनती है, पढ़ा लिखा है, हमें और क्या चाहिए। मम्मी ने कहा कि इस तरह लड़के से अपने मुंह से तो नहीं कह सकते कि हमारी लड़की से शादी कर लो। पापा बोले वह सब तो मुझ पे छोड़ दो, मुझे पता है लड़का शादी के लिए राजी हो जाएगा, तुम बस शादी की तैयारी करो। फिर पापा ने किसी तरह लड़के से बात कर ली। लड़का और लड़की की माँ दोनों शादी के लिए राजी हो गए। जीजू दीदी को पहले ही छोड़ गए थे, कहा था मुझे कुछ काम है, शादी वाले दिन ही आऊँगा। मेरी शादी पर दीदी बहुत खुश थी और अपने दिल के सारे अरमान निकाल रही थी। ठीक और शादी वाले दिन जीजू भी आ गए। मेरी और सूरज की शादी सकुशल संपन्न हो गई और मेरी विदाई का समय भी आ गया। लेकिन पता नहीं क्यों जीजू मुझे कुछ परेशान लग रहे थे। विदाई के वक्त उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया और कहा कि ये गिफ्ट तुम अपनी पहली औलाद के होने पर खोलना। मुझे बहुत ज़्यादा हैरत हुई कि आखिर इस गिफ्ट में ऐसा क्या है जो अपनी औलाद के होने पर ही इसे खोलूंगी, और वह भी पहली औलाद के होने पर। फिर मैं विदा होकर ससुराल आ गई। उस गिफ्ट को मैंने स्टोर रूम में रख दिया। मेरी और सूरज की शादी के 1-2 बार मैंने सूरज की बात भी मान ली थी, लेकिन मैंने धीरे धीरे उसकी बातें मानना बंद कर दी, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता था कि मैं अपने मम्मी पापा से अपने पति के लिए कुछ मांगूं। जब मैंने सूरज की बातें मानने से मना कर दिया तो पहले तो उसने मुझे प्यार से समझाया, फिर सख्ती पर उतर आया। कहने लगा कि अपने बाप से कहो मुझे अपने बिजनेस में सेटल कर ले आखिर इतना बड़ा बिजनेस है, अकेले कैसे संभाल पाएंगे, और आखिर हमारा भी तो हक है उस बिजनेस पर। मगर मैंने सूरज की बात को टाल दिया। इसी बीच हमारा एक बेटा भी हो गया। जिंदगी की गाड़ी यूं ही चल रही थी और देखते देखते मेरा बेटा 2 साल का होने को आया था। आज उसकी दूसरी सालगिरह थी। किसी काम से मैं स्टोर रूम में आई तो जीजू के दिए हुए गिफ्ट पर मेरी निगाह पड़ी। बहुत ही उत्सुकता से मैंने वह गिफ्ट खोला। वैसे तो जीजू ने कहा था कि अपनी पहली औलाद के होने पर ये गिफ्ट खोलना, लेकिन मैं भूल गई थी और मेरा बेटा तो अब 2 साल का भी हो गया था। अस्पताल भाग बच्चे का चेकअप कराया। बच्चे की जो रिपोर्ट सामने आई उसे देखकर मेरी रूह कांप गई। डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारा बच्चा नहीं है। मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई थी। अपने घर जाकर सबसे पहले मैंने जीजू का दिया हुआ गिफ्ट उठाया और फिर मैंने अपने माँ पापा के घर आ गई और मैंने दीदी और जीजू को फ़ोन किया और उन्हें घर आने को कहा। मेरे इस तरह अचानक से फ़ोन करने पर दीदी बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। फ़ौरन ही जीजू को लेकर हमारे घर आ गई और मैं रोते हुए दीदी से लिपट गई थी। मैंने कहा जीजू आपने मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म क्यों किया? आपने अपनी बहन का मौत का बदला मुझसे क्यों लिया? मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? यह बात आप मुझे
शादी से पहले भी बता सकते थे। जीजू की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, मैंने तुमसे कोई बदला नहीं लिया। जब तक मैं शादी में आया था तुम्हारी और सूरज की शादी हो चुकी थी और मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। कहने लगे, मुझे भी तो कोई बताओ कि आखिर क्या बात है। फिर मैंने दीदी को बताना शुरू किया कि दीदी, समीर जीजू ने जो मुझे गिफ्ट दिया था वह मैंने आज खोलकर देखा तो उसमें एक कैमरा था और यह लेटर रखा था। लेटर में लिखा था कि तुम्हारी औलाद होगी। लेटर पढ़ते ही मैं अपने बच्चे को लेकर अस्पताल भाग गई थी और अस्पताल में डॉक्टर ने चेक करने के बाद बता दिया था कि वाकई मेरा बच्चा है। जीजू ने यह लेटर, क्योंकि शायद जीजू को अपनी मरी हुई बहन की बददुआ पर पूरा यकीन था। सुहानी ने मरते टाइम सूरज को बददुआ दी थी कि तुम्हारा पूरा वंश खत्म हो जाएगा, तुम्हें कोई पानी पिलाने वाला भी नहीं होगा, तो हमारी औलादें पैदा होगी। उसके गिफ्ट पैक में एक कैमरा भी था जिसे मैंने दीदी और जीजू के सामने ही चलाया। उसमें सुहानी के मरते टाइम की आखिरी वीडियो थी जिसमें वह चीख चीख कर सूरज को बद्दुआ दे रही थी। फिर समीर जीजू बताने लगे कि सूरज और सुहानी एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन डिमांड की जा रही थी। बार बार सुहानी पर प्रेशर डालता, कभी किसी चीज़ के लिए तो कभी किसी चीज़ के लिए। और शादी के टाइम उसने सुहानी से कहा कि मुझे गाड़ी और पैसे और केस भी चाहिए। सुहानी ने मना कर दिया क्योंकि वो पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। फिर सूरज ने सुहानी को धमकी दे डाली कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। सूरज की बात सुनकर सुहानी ने कहा था कि तुम मुझसे क्या शादी नहीं करोगे, मैं तुमसे सारे रिश्ते खत्म करती हूँ। सुहानी सूरज पर बौखला गई और इससे पहले सुहानी की तरफ से इनकार उसके घर तक आता, सूरज खुद ही सुहानी के घर आ गया और उसने सब मेहमानों के बीच में शादी ना करने का ऐलान कर दिया। सारे मेहमानों में बातें होने लगी कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई जो दूल्हा खुद ही शादी करने के लिए मना कर रहा है, जब सुहानी ने उसकी पोल पुट्टी खोलना चाहिए। इससे पहले कि सूरज ने सुहानी पर एक ऐसा इल्ज़ाम लगा दिया जिसे सुनकर सुहानी कुछ बोल ही नहीं पाई थी। सूरज ने कहा था कि समीर जी, पहले अपनी बहन की जांच करो, उसकी डॉक्टरी जांच करो, क्योंकि तुम्हारी बहन तो लड़की ही नहीं है। हिजड़े से कोई लड़का शादी कैसे कर सकता है। सारे मेहमानों में बातें हो रही थी और इधर उधर की बातों से परेशान होकर सुहानी ने सुसाइड किया था, क्योंकि लोगों की जुबान तो नहीं पकड़ी जा सकती ना। हर किसी के मुंह पर यही बात थी कि जरूर सुहानी में ही कोई कमी है। समीर जीजू फिर बोले, शादी वाले दिन जब मैंने सूरज को देखा तो मैं अंदर से हिल गया था। मैं चाहता था कि अभी जाकर सूरज का गिरेबान पकड़कर उसे इतना मारूं कि वो अपनी शक्ल भी नहीं पहचान सके, लेकिन तुम बहुत ज़्यादा खुश थी और लोग भी सारे खुश थे। फिर शादी भी हो चुकी थी, मैं कुछ कर भी नहीं सकता था। मैंने अपनी दीदी की तरफ देखा और कहा, दीदी ये सब बातें आपको तो पता होगी, फिर आपने मुझे क्यों नहीं बताई। आपने भी तो सूरज को पहचान लिया होगा ना, सुहानी के साथ देखा होगा। नहीं, सहरा पड़ा हुआ था तब मैंने उसे नहीं पहचाना था। जिंदगी बर्बाद करने वाला यही सूरज था, लेकिन जब वो बारात लेकर आया तब उसके चेहरा नहीं देखा था। तुम्हारे साथ फेरे लेते हुए मैंने उसे देख लिया था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फिर भी मैंने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि समीर ने मुझे रोक दिया था। समीर को लगा था कि मैंने सूरज का घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया था। मुझे डर था कि सुहानी की बद्दुआ पीछा नहीं छोड़ेंगी, हमारी और भी औलादें ऐसी ही होगी। सूरज को तो अपनी गलती का कोई पछतावा ही नहीं था। मैंने उसे सब कुछ बताया तो वो उल्टा मुझ पर ही बरस पड़ा। मैंने भी ज़्यादा बहस नहीं की और हमेशा हमेशा के लिए सूरज का घर छोड़ दिया। मेरा बेटा कुछ ही समय तक मेरे साथ रहा और फिर वह भी भगवान को प्यारा हो गया। अब मेरी ज़िंदगी में बस एक खालीपन है। खुद को हमेशा कमरे में बंद रखती हूँ, बाहर बहुत कम निकलती हूँ। मेरे साथ हुए हादसे से मम्मी पापा भी बहुत परेशान हैं। मेरे तो हालत का जिम्मेदार पापा खुद को मानते हैं, लेकिन मैंने पापा को समझाया कि पापा, इसमें आपका कोई नहीं है, जो किस्मत में होता है वही होकर रहता है। मम्मी पापा चाहते हैं कि मैं दूसरी शादी कर लूँ, लेकिन मैंने मम्मी पापा को मना कर दिया कि ज़िंदगी का मकसद सिर्फ शादी नहीं। मैंने अनाथ आश्रम खोल लिया। यह सब करके मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरे दिल को बहुत सुकून मिलता है। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो दोस्तों, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।